एवरीवन। तो ये है हमारा पार्ट 2 चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो यहाँ पे हमने अपना पार्ट 1 में न्यूक्लियस तक ये सब कवर कर लिया था। तो आज हम न्यूक्लियस और जो भी रिमेनिंग पार्ट है पोर्शन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि है टिश्यू। तो आज चलिए अब हम लोग अपना इस वीडियो शुरू करते हैं। न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज़ अ डबल लेयर। ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा सिंगल लेयर है या कौन कौन से ऑर्गेनल हैं जो सिंगल लेयर हैं और कौन से डबल लेयर हैं। तो आप याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और ये न्यूक्लियस है, ये डबल लेयर होते हैं। न्यूक्लियस में ये जो पोर होते हैं वो एक्सटर्नल या फिर जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के लिए होते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं ना, या वैसे आप याद रखें ना रखें पर मैं आपको बता दे रही, इन्हें न्यूक्लियर पोर भी बोलते हैं। अब न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन को जब कंडेंस कर देता है, एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन, जब वो कंडेंस हो जाता है, करेक्टली पैक हो जाता है, तो वो बनाता है क्रोमोसोम्स। ये विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तभी क्रोमोसोम बनता है, वरना जो डीएनए और प्रोटीन होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म, मतलब एक धागे की फॉर्म में पड़ा रहता है न्यूक्लियस में। पर जब भी सेल डिवीजन होगा तो वही धागा अच्छे से बंध के एक क्रोमोसोम बनाता है। और इसी में हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। डीएनए की अब फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Molecule contain the information essential for the construction and organizing cells. These molecules consist of genes which regulate cell functioning and inheritance and are visible as chromatin material in non-dividing cells. जब मैंने आपको बताया जब डिवाइड नहीं करता है तो क्रोमेटिन की फॉर्म में एक धागे की तरह फ्रीली रहता है। और जैसे ही सेल बनने जाता है तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में ऐसे प्रेजेंट हो जाता है, तो उसे हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल एज एन इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड। इंटेंगल मतलब खुला हुआ, सही से पैक्ड नहीं है, खुला हुआ मास ऑफ थ्रेड अंडरगो ऑर्गेनाइजेशन इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि सिर्फ सेल डिवीजन में वो क्रोमोसोम्स बनते हैं। अगर आपने एक सेल ले लिया और आपसे कोई बोले उसमें क्रोमोसोम दिखाओ, तो आपको ऐसे हर समय क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे। जब वो सेल डिवाइड होने जा रहा होगा तभी आपको क्रोमोसोम दिखेंगे, वरना हर टाइम आपको क्रोमेटिन दिखेगा। अब अगला पॉइंट है द न्यूक्लियस प्ले एन सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट बाय डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज एंड डिटरमाइनिंग द सेल मैच्योरिटी। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो न्यूक्लियस है यही हमारे पूरे सेल को कमांड देता है कि अब यहाँ पे ये केमिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये एक चीज़ अंदर आनी चाहिए सेल के, ये बाहर जानी चाहिए। इनडायरेक्टली आप न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल ओरिजिन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल को हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर पे डिवाइड करा है। ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब हम लोग पहले नाम से ही समझते हैं। बायोलॉजी की एक खासियत है कि इसमें नाम से ही हमें आधे से ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अभी हम लोग प्रोकैरियोन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना टाइप, थोड़ा सा पिछला हुआ। और यू का मतलब ही होता है ट्रू। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे प्रो यानी पुराना टाइप का न्यूक्लियस, यू यानी ट्रू टाइप का न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, पर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है। उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। अब हम लोग सही से देख लेते हैं, प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेल साइज इज जनरली स्मॉलर विच रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। अब साइज इज जनरली लार्ज विच रेंजेस फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोमीटर। सबसे पहले साइज का ही डिफरेंस आप लोग देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत छोटा होता है और जो यूकैरियोटिक सेल है वो लगभग आप ऐसा समझिए 10 गुना उसका बड़ा होता है।
न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, जैसे मैंने बोला प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं। वहाँ उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एक ऐसा जगह होती है जहाँ पे सारा उसका डीएनए और क्रोमेटिन रहता है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियस की, तो उस जगह को, एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल में देखें तो वहाँ पे न्यूक्लियर रीजन होता है जो कि बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है, और वहाँ पे जो रीजन होता है वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये डिफ्रेंशिएट करने को आपको आ सकता है, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं उसमें। यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। अब ये पुराना टाइप है, पुराने टाइप के मतलब पुराने टाइप के सेल में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं होगी, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है जो कि एडवांस है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होगा, और सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक की कुछ खास बातें ये हैं कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, वेरेज यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसका न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस क्या होता है, लेस इवॉल्व्ड होता है, प्रॉपर डिफाइंड नहीं होता है, वेरस यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, उसमें मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होती है। आप ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसे करते हुए जाते हैं। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट ऑल्सो नोन एज, ये देखिए PYQ मैंने आपसे बोला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूक्लियोइड। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, उनको लगता है ये सब क्या है, पर देखिए न्यूक्लियस हमने बिल्कुल अभी पढ़ा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एक ऐसी जगह होती है न्यूक्लियस में ही, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस कौन सा, यूकैरियोटिक वाला जो न्यूक्लियस होता है उसी में एक जगह होती है, उसी स्पेसिफिक जगह को हम लोग न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड बनता है जो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से न्यूक्लिक एसिड बनता है। और जो भी हमारे डीएनए और आरएनए हैं ये दोनों एक प्रकार की न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, नाम में ही न्यूक्लिक एसिड आ रहा है, समझ गए आप लोग। तो इसका आंसर आएगा 4। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल अब हम दो तरीके के पढ़ेंगे, होते तो मतलब और भी हैं, पर हमारा में एनिमल सेल में ज़्यादातर सभी आ जाते हैं, और प्लांट सेल में भी ज़्यादातर सभी आ ही जाते हैं, बस फंगी और इन सब के सेल्स को छोड़ के। तो इसमें साइटोप्लाज्म सबसे पहला है हमारा टॉपिक, साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड कंटेंट, याद रखिएगा, याद रखिएगा, यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म कैसा होता है, फ्लूइड कंटेंट इनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन containing specialized organelles form specific function and enclosed by membrane। साइटो, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। प्लाज्म का मतलब क्या होता है, वाटर या लिक्विड चीज़ें। मतलब ये जैसे कि सेल है, इसके अंदर जो भी लिक्विड और लिक्विड चीज़ें होंगी, या जो भी इसका पीछे का एरिया होगा, जिसमें ये जो ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, ये सब तैरेंगे, उस लिक्विड चीज़ को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा। अब हमारा है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, यूकैरियोटिक सेल कंटेन वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल्स में, जो अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, और भी बहुत सारे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक PYQ कर लेते हैं। हम आपको PYQ इसलिए कराते जा रहे हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारी तैयारी नहीं हुई है या ये नहीं हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। आप इसे अटेंड करने के बाद डायरेक्ट अपने अगर स्कूल एग्जाम्स देंगे तो आप उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज राइबोसोम्स। आप मतलब अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, इसे इसमें हमने अभी आपको इन सब के बारे में बताया नहीं है, इसलिए आपको लगेगा कि मतलब ये वाला सवाल हमें आता नहीं है, पर मैंने आपको एक चीज़ बताई है,
कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक में तो नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने टाइप के सेल में, और पुराने टाइप के सेल में तो इतनी एडवांसमेंट हुई नहीं होगी कि वहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो। और प्लास्टिड ये तो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स यानी यूकैरियोटिक, हमने भी पढ़ा था यूकैरियोटिक में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों होते हैं, और प्लांट्स यानी यूकैरियोटिक। और लाइजोसोम्स को हम लोग सुसाइड बैग भी कहते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, पर आप याद रखिएगा जो राइबोसोम है वो दोनों में पाया जाता है। जी हाँ, वो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स पाया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम्स होते हैं और यहाँ पे यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम्स होते हैं। अब ये हम आपको आगे बताएंगे कि 80s और 70s राइबोसोम्स क्या होते हैं। अब हमारा अगला और सबसे पहला न्यूक्लियस के बाद पहला हमारा सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ईआर के नाम से भी जानते हैं। ईआर फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स विद इन द सेल। ये है, ये मेम्ब्रेन आपको दिख रहे होंगे, एक मेम्ब्रेन टाइप एक नेटवर्क है, यही है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो शीट एक नेटवर्क बनाता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। अब ये जो रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है, ये होता है आर ई आर, एस ई आर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स किसी भी सरफेस की अपीयरेंस को रफ करते हैं, इसलिए इसे यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया है। राइबोसोम्स याद रखिएगा ये प्रोटीन फैक्ट्री इन्हें बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आपको पता चल गया अब रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम होते हैं। स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स, एंजाइम और हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। उन्हीं हार्मोन को हम लोग ज़्यादातर स्टेरॉइड्स भी बोल देते हैं। लिपिड एंड स्टेरॉइड की प्रोडक्शन कहाँ होती है, एस में। और प्रोटीन की प्रोडक्शन कहाँ होती है, आर में। अब ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। नो प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन, ओके। नॉट इन्वॉल्व इन लिपिड प्रोडक्शन, सेम चीज़ वही चीज़ लिख रहे हैं ताकि आप भी मतलब इसको एग्जाम में आपके पास पॉइंट्स आ सके, आप इनको याद कर लीजिए, बस आपको एग्जाम में लिखने के लिए कंटेंट मिल जाएगा। सेम चीज़। नो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी, और यहाँ पे क्रूशियल इन डिटॉक्सिफिकेशन स्पेशली इन लीवर सेल। यहाँ जो हमारा जो लीवर सेल में ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और स्पेसिफिकली कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ वाला होता है उसका मेन काम ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये इन सारी चीज़ों में ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये डिटॉक्सिफिकेशन वाला आप ये देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। क्रूशियल इन डिटॉक्सिफिकेशन स्पेसिफिकली इन लीवर सेल्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बहुत सिंपल है इसका। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमें आप ऑप्शन में बताएंगे, इसका हम आपको नहीं देंगे कि क्या आंसर है क्या नहीं, ये आप खुद कर सकते हो, और ये एक PYQ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस ये है, नाम पड़ा है, इनका जो डिस्कवर है वो है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी जो इनके डिस्कवर है, इनके ऊपर ही इसका नाम इन्होंने डाला है। इसमें भी क्या होता है, ये भी कंप्रोमाइज एक सिस्टम होता है, नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, अरेंज रफली पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टॉक नोन एज सिस्टर्न्स। यहाँ पे ये जो ये बता रहे हैं, ये पैरेलरी, ये है हमारा गोल्गी अपैरेटस, और ये एक दूसरे के पैरेलरी है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये सब एक दूसरे के पैरेलर हैं, ये एक दूसरे के पैरेलर हैं, है कोई भी टच नहीं करेगा। और ये जो सर्किल सर्किल हैं ये वेसाइकल्स हैं। फैसिलिटेट द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यूजुअली जो भी प्रोटीन होता है उसके ऊपर शुगर की कोट करता है ये गोल्गी अपैरेटस। शुगर की कोट करता है और उस प्रोटीन को एक एड्रेस देता है कि तुम्हें यहाँ पे जाना है, तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया पे जाना है, तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाना है, तुम्हें वैक्यूल में जाना है, तुम्हें न्यूक्लियस में जाना है, ये एक एड्रेस देता है
किसे? प्रोटीन्स को। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। किसे? गोल्जी apparatus को। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। अब आगे है परफॉर्म फंक्शन सच एज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसाइकल। ये जो वेसाइकल दिख रही हैं, इसी में ये स्टोर भी कर लेता है, पैकेजिंग भी करता है, मॉडिफाई भी करता है। जैसे प्रोटीन में शुगर की कोटिंग करता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, लिपिड में प्रोटीन शुगर की कोट करता है तो ग्लाइकोलिपिड बनता है। ऐसे करके मॉडिफिकेशन भी करता है, स्टोरेज भी करता है और पैकेजिंग भी करता है। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में। जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसे लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है लाइसोसोम्स, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सुसाइड बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलते हैं, और ये सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी होता है। लाइसोसोम्स का मेन काम ये होता है कि ये डाइजेस्ट करता है जो भी वेस्ट होता है हमारे सेल का, या जब बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन हो तो ये पूरे को पूरे सेल को भी डाइजेस्ट करता है। मतलब इसे सुसाइड बैग इसलिए कहा गया कि अगर पूरा सेल में अगर कोई एंजाइम आ गया या कोई वायरस आ गया, समथिंग लाइक दिस हो गया, तो ये खुद ब खुद उस सेल को पूरा डाइजेस्ट कर लेगा, अपने ही सेल को। पर इसका काम है दे डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल वोन आउट ऑर्गेनल्स। वोन आउट मतलब कटी पिटी ऑर्गेनल जो अपना फंक्शन नहीं कर रही है, टू मेंटेन द क्लीनिनेस। लाइवोसोम ब्रेक Lysosomes break down complex substance into simple one with the powerful enzyme। लाइवोसोम की मेन चीज़ ही है कि उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इनका नाम भी सुसाइड बैग पड़ा है, एज दे बर्स्ट ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंस लीडिंग टू सेल्फ डाइजेशन। जी हाँ, इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड ओल्ड ऑर्गेनल्स। नई ऑर्गेनल्स बनती हैं तो ओल्ड वाली चली भी जाती हैं, कहाँ जाती हैं वो? लाइसोसोम्स उनको डाइजेस्ट कर देता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले ऑर्गेनल्स पे, जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मेन चीज़ क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड ओनली पॉइंट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो भी बॉटनिस्ट या फिर जोलॉजिस्ट होते हैं उनकी जुबान पर रटी हुई होती है। वो एक बार को अपना नाम भूल जाए पर वो ये नहीं भूलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अब आप आगे जाके पढ़ेंगे द एम्फीबियंस इज ऑल्सो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम होता है, ब्रायोफाइट। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, सुसाइड बैग, लाइसोसोम्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस हैज़ टू मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। द इनर मेम्ब्रेन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एटीपी जनरेशन एंड सेल एनर्जी। एटीपी को हम लोग सेल एनर्जी जो करेंसी होती है, जैसे हम लोग की करेंसी है रुपी, तो वही एक सेल की करेंसी होती है एटीपी। अगर आपके पास क्वेश्चन आए द करेंसी ऑफ द सेल इज, तो एटीपी आंसर जाएगा। इसमें जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा फोल्ड होती है, क्योंकि वहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है, तो वहाँ पे सरफेस एरिया हमें बढ़ाना होता है, इसलिए वो जो इनर वाली होती है उसमें ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी, यूज द सेलुलर एक्टिविटी एंड द मैकेनिकल वर्क। दे पोजेस देयर ओन डीएनए, राइबोसोम्स एंड इनेबलिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ये अपना खुद का प्रोटीन भी बनाती है, डीएनए भी इसका खुद होता है, राइबोसोम्स भी इसके पास होते हैं। इसे हम लोग ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। सेल्फ ऑटोनोमस यानी जो ऐसी चीज़ जो खुद पे निर्भर है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसे हम लोग सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। अब हमारा अगला है प्लास्टिड। प्लास्टिड ज़्यादातर सिर्फ सेल में होता है, क्योंकि प्लास्टिड एक ऐसी चीज़ है जो सेल में होती है, एनिमल में नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट आपने सुना होगा, लीव्स में होता है, तो वो भी एक प्लास्टिड का टाइप ही होता है। Exclusive to the cell type exist in two varieties, chromoplast and leucoplast। chromoplast होता है कलर्ड, क्रोमा का मतलब ही होता है कलर्ड प्लास्टिक। फ्लावर में जो भी कलर आता है वो क्रोमोप्लास्ट से आता है। क्लोरोप्लास्ट यानी सिर्फ ग्रीन कलर। अब कंटेन क्लोरोफिल। ये जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में मतलब ही यही आता है कि कलर्ड ऑर्गेनल। अब कलर या तो ग्रीन हो सकता है या फिर कलरलेस हो सकता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो बिल्कुल कलरलेस होते हैं। इनमें ना ग्रीन कलर होता है ना भी कैरोटेनॉइड कलर होता है।
कैरोटीनॉइड जो कलर होता है, वो यूजुअली फ्लावर्स के लिए होता है, जो कि क्रोमोप्लास्ट में होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन लीव्स में आता है, जो फोटोसिंथेसिस में हमें हेल्प कराता है और रेगुलेट करता है ऑक्सीजन लेवल को। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस होता है और ये मेनली स्टोरेज के लिए होता है। स्टोरेज साइट फॉर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल, इनमें स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। तो इसकी 3 टाइप्स हैं, ये तीनों टाइप्स आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे सवाल हो सकता है डिफ़रेंशिएशन, इनको डिफ़रेंशिएट करें ऐसे पूछ सकते हैं, या आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं स्टोरेज के लिए कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है या काम आता है बस। राइबोसोम। राइबोसोम, हमारा जो राइबोसोम है ये एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, इसके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक में होता है उसमें 80s राइबोसोम्स पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक में होता है उसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक में कौन से टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक में कौन से राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। हमारा अब हम इसी से रिलेटेड एक पीवाईक्यू देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस ऑप्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। इसमें हमने बताना है कि क्या राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल सही है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मोन, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग, हमारा ये ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वैक्यूल। वैक्यूल का मेन काम ही होता है चीज़ों की स्टोरेज करना। वैक्यूल को हम लोग स्टोरेज सैक भी बोलते हैं। ये एनिमल में स्मॉल होता है और जो प्लांट में होता है बहुत लार्ज होता है। इसकी वजह से प्लांट का जो न्यूक्लियस है वो एक कोने में धंस जाता है, क्योंकि वहाँ प्लांट के पास होता है लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल की जो सेल वॉल होती है उसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट। प्लांट का जो वैक्यूल होता है वो लगभग 90% ऑफ द 90% ऑफ द सेल की जो स्टोरेज होती है उसको ऑक्यूपाई कर देता है, और उसमें भरा क्या होता है? सेल सैप। सैप मतलब सेल का ऑयल हो गया, वेस्ट हो गया, या फिर जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है सेल में, वो वहाँ पे वैक्यूल में ही भरी जाती है। और मेन इसका फंक्शन क्या होता है? रिजिडिटी। रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, स्टोरेज ऑफ द सब्सटेंस एंड टर्जिडिटी। अब हमारा इसमें कंटेंट क्या क्या आता है? अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, शुगर हो सकती है, प्रोटीन होता है, एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो इसी चीज़ को वैक्यूल के अंदर खाते रहते हैं, जो कंज्यूम करते हैं इन्हीं सारे फूड आइटम को। इसका मेन रोल यही है कि ये एक्सेस ऑफ वाटर लॉस को हेल्प करता है। अगर कहीं सूखा है तो प्लांट्स की लीव्स में जो वैक्यूल है, जो कि 90% जो सेल की वॉल्यूम को स्टोर करती है, तो वहाँ पे जो पानी है, इसी वैक्यूल की वजह से प्लांट के अंदर पानी का जो कंटेंट है वो कम नहीं होता है। और ये वेस्ट का स्टोरेज का काम करता है सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, याद रखिएगा, सिर्फ यूनिसेलुलर में वेस्ट का करता है। यूकैरियोटिक में ये एक्सेस वाटर को स्टोर करता है। अब आगे हमारा है पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर में है, डबल मेम्ब्रेन क्या था? डबल मेम्ब्रेन सिर्फ न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है। प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप डबल मेम्ब्रेन को याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सिंगल मेम्ब्रेन याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। पर आप ये याद रखिएगा कि जो जो राइबोसोम्स होते हैं या सेंट्रोसोम्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब ये हमारी कंपैरिजन टेबल है, इसे आप खुद दे सकते हैं, पर हम एक बार आपको इसमें ओवरव्यू दे देते हैं। इसमें बस हमें ये देखना है कि प्लांट सेल में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में क्या चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं। शेप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, एनिमल का इनरेगुलर होता है या फिर राउंड होता है। सेल वॉल सिर्फ इसमें प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में, न्यूक्लियस दोनों में। पर यहाँ पे साइड में होता है, क्योंकि वैक्यूल बहुत लार्ज और बड़ा होता है, और यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है। लाइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, पर एनिमल में 100% प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी अपैरेटस दोनों में, साइटोप्लाज्म दोनों में, राइबोसोम्स दोनों में। प्लास्टिड यानी प्लास्टिड से आप अपने दिमाग में क्लोरोप्लास्ट रख लिया करिए, और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं होता है। वैक्यूल प्रेजेंट,
सीलिया एक लोकोमेटरी ऑर्गन होता है जो कि एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से बनता है। प्लांट में ये एब्सेंट होता है, लेकिन जो भी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में कम होते हैं, लेकिन हमारे एनिमल सेल्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें एटीपी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। प्लांट को इन कंपैरिजन एटीपी की ज़रूरत कम होती है एज एनिमल्स, क्योंकि हम लोग चलते हैं, वो लोग एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, इसलिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्राइमरी ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो एनिमल सेल होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब सेल जब डिवाइड करता है एक न्यू सेल में फॉर्म होने के लिए। सेल डिवीजन फॉर्म क्यों होता है? ताकि ग्रोथ हो सके, सेल की रिप्लेसमेंट हो सके, या फिर नया रिप्रोडक्शन हो सके। दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस और एक म्यूसिस। माइटोसिस माइटो यानी सेल इसमें डिवाइड होके, एक सेल डिवाइड होके यहाँ दो बनाता है। म्यूसिस एक ही सेल डिवाइड होके लास्ट में चार बनाता है। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको ऐसे ही समझा दे रही हूँ, चलिए यहाँ पे है माइटोसिस है, वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये यहाँ पे 2n है, ये हम लोग सब कुछ इरेज कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे माइटोसिस है, यहाँ पे 2n है, तो दोनों पे n पहुँचेगा। और फिर यहाँ पे है, यहाँ अगर मियोसिस कर रहे हैं और यहाँ पे 2n है, स्टार्टिंग में तो दोनों में 2n ही होगा, लेकिन जो फर्स्ट होगा ये रिडक्शनल डिवीजन होगा। जो फर्स्ट मियोसिस होता है, जिसे मियोसिस फर्स्ट बोलेंगे, इसे मियोसिस सेकेंड बोलेंगे। तो जब म्यूसिस फर्स्ट होगा, यहाँ पे पहले इधर एन दोनों में ये डिवाइड हो जाएगा। और अब जो यहाँ पे ये जो डिवाइड होगा, यहाँ पे कोई भी रिडक्शनल नहीं होगा, यहाँ पे इक्वेशनल होगा। जो यहाँ पे एन होगा, एन का मतलब है, यहाँ पे हम लोग एन मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बता रहे हैं। तो अब हम लोग कंपैरिजन टेबल से कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आपका रिवीजन चलो तो आपको सब समझ आ रहा होगा। माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, और यहाँ पे रिडक्शनल होता है मियोसिस में, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कम होके 4 में डिवाइड हो जाते हैं, और यहाँ पे 2 में होते हैं। 2 daughter cells are formed, 4 daughter cells are formed. Daughter cells have the same number of chromosomes as the parent, and daughter cells have half the number of chromosomes as the parent. यहाँ पे जो भी डॉटर सेल्स होती है, अगर यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे भी 2n करके 2 होंगे। और जो म्योसिस है, उसमें अगर पेरेंट्स के पास 2n है तो जो डॉटर के पास पहुँचेगा वो सिर्फ n होगा, यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब हमारा है हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ इंजर्ड टिश्यू, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। गैमेट के ये एक पीवाईक्यू है हमारा, कि जो गैमेट का प्रोडक्शन होता है उसमें कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन यूज़ होता है। तो उसमें याद रखिएगा सिर्फ मियोसिस ही यूज़ होता है, वहाँ पे माइटोसिस नहीं यूज़ होता है। क्योंकि माइटोसिस में जो भी क्रोमोसोम्स का नंबर है वो मतलब कम नहीं होता है, वो इक्वल इक्वल दोनों डॉटर सेल में बढ़ जाता है। पर जो हमारा म्योसिस होता है उसमें गैमेट की प्रोडक्शन होती है। जो हमारे गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शनल होता है, इसलिए म्योसिस हम लोग लगाते हैं। ये देखिए हमारा पीवाईक्यू भी है जो यहाँ पे आ चुका है। अब है इन ब्रीफ स्टेट व्हाट हैपन व्हेन a dye apricot is left for some time in pure water, later transferred to sugar solution। पहला है, फिर दूसरा है a red cell is kept in concentrated saline solution, the plasma membrane of the cell break down, rio leaves are boiled in water first and then a drop of sugar syrup is put on it, Golgi apparatus is removed from the cell। ये आपके पीवाईक्यू हैं जो आपको करने हैं, इनके आंसर भी नीचे लिखे हैं। तो लास्ट में बस इतना ही बोलना है, बी पावर हाउस ऑफ योर ओन लाइफ। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यू मस्ट बी द पावर हाउस ऑफ योर लाइफ। तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।